हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में 11 नवंबर 2020 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसके 25 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसके साथ ही साथ पार्ट 2 में बाकी के बचे 25 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। इस प्रकार से आपका 11 नवंबर 2020 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और वो भी डिटेल्स के साथ। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिनके इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे, उनको भी मैं बताता हुआ चलूँगा। और इसके साथ ही साथ आपको ये करना है कि इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को पढ़ के मैंने बताया, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि प्रैक्टिस की तरह भी इस वीडियो को अटेम्प्ट करना है। इसके साथ साथ डिटेल में जो सॉल्व मिलेगा, दोनों तरीके से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक डेटा आपको दिया जाता है और उस डेटा से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं कि ये डेटा में आखिर क्या बताया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर निर्देश लिखा है मैंने कि नीचे तालिका में सोमवार से शुक्रवार के दौरान 5 प्रिंटरों ए से ई द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का यानी कि 1 से लेकर 5 तक का उत्तर हमें देना है। यानी कि इस डाटा से ही संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको इनका एनालिसिस करके देना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मिलाकर प्रिंटर सी द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर करना क्या है, साफ साफ आपको आप सॉल्व कर लीजिए खुद से, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराता हुआ चलूंगा। तो इन चारों विकल्पों में से आप देख लीजिए आपका राइट आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या बोला है प्रिंटर सी में, तो प्रिंटर सी आपका यहाँ पर है सोमवार, तो सोमवार आपका यहाँ पर है, और प्रिंटर सी में यहाँ पर सोमवार को मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या यहाँ पे निकालना है। तो पहले तो यहाँ 35 दिया गया है, फिर उसके बाद से बुधवार को देखिए यहाँ पर दिया गया है सी में आपका 33 हो जाएगा। फिर बृहस्पतिवार को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, और शुक्रवार को जब आप देखेंगे यहाँ पर तो 37 पृष्ठों को जो है यहाँ पर मुद्रित किया गया है। अब करना क्या है, आप सभी को पता है कि औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग हो जाता है, और जितनी भी संख्या है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमारा औसत निकल कर आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर सोमवार को 35 जो है मुद्रित हुई हैं पृष्ठ यहाँ पर, और उसके बाद से प्लस आपको कर लेना है, यहाँ पर 33 हो गया, बुधवार को 33 हो गया। फिर उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पर 32 हो गया बृहस्पतिवार को, फिर उसके बाद से प्लस यहाँ पर 37 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, कितनी संख्याएं 1 2 3 4, तो 4 यहाँ नीचे लिख लेंगे, और क्या करेंगे ऊपर की जो संख्याएं उनको जोड़ लेंगे आपस में। तो जब हम इसे जोड़ते हैं, देखिए इसको आपको जोड़ लेना है। देखिए, ये जितने भी ऊपर 4 संख्याएं इनको आपस में जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी, तो वो आ जाएगा 137 आपका आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा। और जब इसे आप कटाएंगे, जैसे 4 3 12 हो गया, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौके 16, यहाँ पे 4 आएगा। फिर यहाँ पे 4 से 17 पूरी बार में नहीं कटेगा, तो यहाँ पे दशमलव लगा के जो है 17 नहीं कटा है, तो यहाँ पर हम 4 चौके 16 आया है, और 1 शेष बच गया है आपका। 1 शेष बच गया है, तो 1 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा के हम एक 0 ले लेंगे। फिर ये 4 दूना 8 जाएगा, ठीक है। फिर 2 बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, तो फिर आपका फिर उसके आगे एक 0 हम लगा लेंगे। 0 लगाने के बाद जो है फिर आप 4 से भाग देंगे, 4 5 20, इस प्रकार से आपका 34.25 आपका आ जाएगा, ठीक है। आप 137 में भाग देके 4 से देख लीजिएगा, आपका 34.25 आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मिलाकर प्रिंटर सी द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या क्या होगी। तो सभी का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, 35 33 32, तो इनको हम सम कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। 4 संख्याएं हैं तो 4 से भाग दे देंगे, और हमारा औसत निकल कर आ जाएगा कि सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मिलाकर प्रिंटर सी द्वारा कितने पृष्ठों को मुद्रित किया गया था। तो उसकी औसत संख्या कितनी है, 33.25। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का, और आशा करता हूँ कि आप सभी ने भी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सभी 5 दिवसों को मिलाकर कौन से प्रिंटर ने तीसरे सबसे कम पृष्ठों का मुद्रण किया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। यानी कि सभी 5 दिवसों को मिलाकर किस प्रिंटर ने तीसरे सबसे कम पृष्ठों का मुद्रण किया है, यानी कि सबसे पहले किसने किया है ज़्यादा, फिर उसके बाद यानी तीसरे नंबर पे कौन सा प्रिंटर आएगा वही हमें बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी प्रिंटरों द्वारा पृष्ठों का जो मुद्रण किया गया उसको आपको सम करना होगा। जैसे ए प्रिंटर, बी प्रिंटर, सी और डी, ई, इन सबको आपको सम करना पड़ेगा, आपस में जोड़कर टोटल इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको इसे जोड़ लेना है। देखिए ए द्वारा यहाँ पर 5 दिनों में यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कितने पृष्ठों का मुद्रण किया गया है, तो इसे आपको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 155। ठीक है, 155 पृष्ठों का यहाँ पर मुद्रण हुआ है ए प्रिंटर द्वारा 5 दिनों में, ये आपको याद रखना है। फिर उसी प्रकार से बी को जब आप जोड़ेंगे तो बी का जो आपका निकल कर आएगा 124 आ जाएगा यहाँ पर आपका। फिर उसी प्रकार से जब सी का आप जोड़ेंगे तो सी का जो आपका आएगा निकल कर 167 आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसी प्रकार से डी का जब आप जोड़ेंगे तो डी का आपका 140 हो जाएगा। और उसी प्रकार से फिर लास्ट में आपका ई है, जब ई को आप जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए ए प्रिंटर का कितना हो गया, ए प्रिंटर का जो आपका यहाँ पर हो जाएगा टोटल संख्या वो है आपका 155। फिर उसके बाद से बी प्रिंटर का आपको यहाँ पे उसी प्रकार से, वैसे डायरेक्ट आप आंसर कर लेंगे लेकिन यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने टोटल गलत लिख दिया, इसको आप सही से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद आपका 124 आएगा, मैंने यहाँ पे 244 लिख दिया लेकिन आपका 124 आएगा। इसे आप जोड़ के क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 124 आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद से सी का आप देख लीजिए, सी का आपका 167 है। यहाँ पे सी प्रिंटर के द्वारा पृष्ठों का जो यहाँ पर मुद्रण कितना हुआ है तो वो हुआ है आपका 167। फिर उसके बाद से डी प्रिंटर है आपका, डी प्रिंटर का कितना मुद्रण हुआ है तो देखिए 140 हुआ है यहाँ पर। फिर उसी प्रकार से आप देखेंगे ई प्रिंटर का जो है यहाँ पर मुद्रण कितना हुआ है, वो हुआ है 112। तो अब आप इसमें देख कर ही बता सकते हैं कि तीसरे नंबर पे ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो सबसे कम यहाँ पर तीसरे नंबर का जो है मुद्रण किया है पृष्ठों का, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सी किया है, पहले नंबर पे आप देख सकते हैं सी सबसे ज़्यादा किया है। फिर उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पर बी जो है, यहाँ पर ए जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पृष्ठों का मुद्रण किया है। और तीसरे नंबर पे जब अगर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे डी। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि तीसरे सबसे कम, तो तीसरे सबसे कम आपका तीसरा यहाँ पर 140 यानी कि डी प्रिंटर के द्वारा पृष्ठों का मुद्रण किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया होगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जरूर पूछा करें कमेंट बॉक्स में, मैं वहां पर सभी के रिप्लाई देता हूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सभी 5 दिवसों के मुद्रण में प्रिंटर डी द्वारा मुद्रित पृष्ठों का कितने प्रतिशत प्रिंटर ई ने मुद्रित किया है। इसका सही आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके इसका आंसर देने का प्रयास करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है कि सभी 5 दिवसों, यानी कि यहाँ पर सभी 5 दिवसों के मुद्रण में प्रिंटर डी, अब प्रिंटर डी आपका कहाँ पर है, यहाँ पर द्वारा मुद्रित पृष्ठों का कितने प्रतिशत प्रिंटर ई ने मुद्रित किया है। तो अब देखिए प्रिंटर डी का टोटल यानी सभी 5 दिनों का जो है यहाँ पर मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी थी प्रिंटर डी की, तो 140 थी। आपको पता है यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में इसको जोड़ा था। फिर उसके बाद से यहाँ पर ई का भी आपको टोटल देख लेना है जोड़ के। तो देखिए ई का जो टोटल आपका था वो 112 था। अब यहाँ पर पूछा गया यही है कि सभी 5 दिवसों में मुद्रण में प्रिंटर डी द्वारा मुद्रित पृष्ठों का कितने प्रतिशत, यानी 140 का कितने प्रतिशत जो है प्रिंटर ई ने मुद्रित किया है। अब इसका 112 का हमें निकालना है कि कितने परसेंट हो जाएगा, 140 में से कितने परसेंट जो है प्रिंटर ई ने जो है पृष्ठों को मुद्रित किया है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा,
तो सबसे पहले आपको पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 112 को ऊपर लिख लेना है यहाँ पर, क्योंकि इसमें से ही मतलब हमें 140 का निकालना है। 140 में से कितने परसेंट जो है यहाँ पर प्रिंटर ई ने मुद्रित किया है वो भी परसेंटेज में, तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा और इसे आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 0 से यहाँ पर 0 कट कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर आप 14 से जो है 112 को डिवाइड कर दीजिए, तो 14 का पहाड़ा अगर आप 8 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका 112 आ जाएगा, यानी 112 आपका यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 8 में 10 का अगर आप गुणा करते हैं यहाँ पर तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 80, ठीक है, 10/80 या 8×10 में 80। तो 80% जो है यहाँ पर पृष्ठों को मुद्रण किया है किसने, ई ने। किसके कंपैरिजन, डी के कंपैरिजन, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि सभी 5 दिवसों के मुद्रण में प्रिंटर डी द्वारा मुद्रित पृष्ठों का कितने प्रतिशत, यानी प्रिंटर डी के कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर 80% पृष्ठों को क्या किया है, ई ने मुद्रित किया है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 80% यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रिंटर ई द्वारा सोमवार को मुद्रित पृष्ठों और प्रिंटर डी द्वारा बुधवार को मुद्रित पृष्ठों के बीच का अनुपात क्या है, हमें बताना है। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, सही जवाब आप देने का प्रयास जरूर करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है कि प्रिंटर ई, तो प्रिंटर ई आपका यहाँ पर है। सोमवार पूछा जा रहा है, तो सोमवार आपका सबसे पहले सोमवार यानी कि यहाँ पे 25 हो गया आपका। और फिर उसके बाद से मुद्रित पृष्ठों और प्रिंटर डी द्वारा बुधवार को, प्रिंटर डी आपका यहाँ पर है और बुधवार यहाँ पर है, और बुधवार को इसने कितने पृष्ठों को मुद्रित किया है, तो ये है आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है कि मुद्रित पृष्ठों के बीच का अनुपात क्या है, यानी कि 25 और 40 यहाँ पर आपका दिया गया है अनुपाते, ठीक है, और इसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो आपको करना सीधा से यही काम है कि इसको कटा के छोटा कर देना है किसी एक संख्या से। तो देखिए जब इसको आप कटाएंगे, 5 से इसको हम कटा लेंगे, 5 से क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे। तो 5 से आप कटाएंगे 25 को, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा आपका 50-25, और फिर यहाँ पर 5 से कटाएंगे 40 को, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 5×8 40। तो ये आपका 5:8 का यहाँ पर अनुपात बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 5:8 का अनुपात बन जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन दोनों का ये अनुपात कितना है, ठीक है। तो अनुपात आपका 5:8 का हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये आंसर मेंशन है। देखिए बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया प्रिंटर ई द्वारा सोमवार को मुद्रित पृष्ठ कितने हैं, 25 हैं। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है प्रिंटर डी द्वारा बुधवार को मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है, 40 है। अब इनके बीच का अनुपात बताना है, तो सिंपल सा आपको 25 और यहाँ पर अनुपात 40 रखना था, और इसे एक संख्या से मतलब कोई एक संख्या से इन दोनों को कटा देना था। तो 5 से ये दोनों बराबर कट जा रहे हैं, 5 से ये कट जाएगा आपका यहाँ पर 5 बार में, ठीक है। फिर इसको भी 5 से आप कटा देंगे, तो ये 8 से आपका यहाँ 5/40 हो गया। और इस प्रकार से 5:8 का यहाँ पर अनुपात आपका बन के आ जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 5 दिनों में सभी प्रिंटर द्वारा पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि इन 5 दिनों में यहाँ पर प्रिंटरों द्वारा पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है, यह पूछा जा रहा है। तो सबसे हमने दूसरा जो क्वेश्चन सॉल्व किया था इस डीआई में, तो उसमें हमने सभी प्रिंटरों का यहाँ पर सम किया था। तो वो डेटा आपको काफ़ी काम करेगा। जब कभी भी डाटा इंटरप्रिटेशन में आप जब सम करके सभी संख्याओं का योग जोड़ लेते हैं, तो जब तक 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व न कर लें, उस डेटा को इरेज न करें, आप रखें, क्योंकि उससे संबंधित एक आध क्वेश्चन आपसे इसमें ज़रूर पूछ लिए जाएंगे। तो डेटा अगर आप जोड़े रहेंगे तो आपका समय बचेगा, यानी कि इसको आपने पहले ही जोड़ रखा है तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो देखिए ए प्रिंटर द्वारा 5 दिनों में मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी थी, तो वो थी आपका यहाँ पर 155 था, हमने जोड़ा था। फिर उसके बाद से सी का यहाँ पर बी का कितना था, तो बी का आपका यहाँ पर 124 था। फिर उसके बाद से सी का कितना था, तो सी का आपका 167 था। फिर उसी प्रकार से डी का कितना था, तो डी का आपका 140 था। और उसके बाद से यहाँ पर ई का 112 था। तो इसको हमने पहले ही जोड़कर दूसरे क्वेश्चन में रखा था, और इसे आपको रखना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित एक आध क्वेश्चन और जो है इन 5 में से पूछ लिया जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जोड़ देना, अब इसको कुछ करना नहीं है, आपको इसे क्या करना है कि जोड़ देना है आपस में। 155 हो गया आपका, यहाँ पर जगह कम है थोड़ा सा,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 155 आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 124, फिर प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 167, फिर हो जाएगा प्लस आपका 140 हो जाएगा, सॉरी 140 हो जाएगा आपका, फिर प्लस आपका हो जाएगा 112। तो अब इसे आप जोड़ लेना है, इत्मीनान से इसे आप जोड़िए और इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 698। ठीक है, जोड़ने के बाद जो आएगा आपका 698, यहाँ पर आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि 5 दिनों में यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सभी प्रिंटरों द्वारा पृष्ठों की कुल कितनी संख्या मुद्रित की गई है? तो 698 मुद्रित की गई है, इसे आपको याद रखना है। और ऑप्शन सी में यहाँ पे आपका राइट आंसर दिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आसान था, आप इसे कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने, जितने लोगों ने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करना है। किसका अवसर प्रदान करना है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करना है। भाई किसका अवसर प्रदान करना है? पहला है अनुशासित अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवस्थित विचारों का अग्रसरण। फिर उसके बाद से दूसरा ऑप्शन है कि साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभा जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। और सी ऑप्शन है कि मान्यताएं एवं मूल्यों को स्थापित करना जो कि अभिवृत्ति परिवर्तन की ओर ले जा सके। और डी है कि उन विचारों में सहचर्य बनाना जो परस्पर भिन्नता एवं अभिन्नता रखते हों। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य क्या अवसर प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण की तुलना में दोनों डिफरेंट है। प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है? तो देखिए शिक्षण, आप सभी को पता है कि शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है और जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के बीच में यहाँ पर पूरा कार्य संपन्न होता है। और देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को एक स्वरूप दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग पीरियड में आप क्लास 1, 2 में, 3 में, 4 में, जैसे जैसे अगली क्लासेज में जाते हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ईवीएस पढ़ते हैं, सभी विषय। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं क्लास 10th के बाद, वैसे वैसे आपका सब्जेक्ट जो है वहाँ से हटता जाता है। यानी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को रख सकते हैं और 12th के बाद उससे आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपको, यानी स्वरूप, आपका स्वरूप क्या है, क्या आपको पसंद है, क्या आप अध्ययन कर सकते हैं, उसको लेकर आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन प्रशिक्षण में क्या डिफरेंट होता है? प्रशिक्षण में अगर कुछ भी आपने इंफॉर्मेशन सीखा या कुछ भी आपने अध्ययन किया और उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, वो प्रशिक्षण में होता है। यानी प्रशिक्षण दे के आपको जो भी कुछ आप जानते हैं उसको और भी बेहतर किया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से। तो यहाँ पर साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है, ये जो है आपका शिक्षण का लक्ष्य है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग आपको चलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षण का मतलब यदि आप कोई कार्य जानते हैं थोड़ा बहुत, तो प्रशिक्षण के दौरान उसे आप और भी बेहतर कर सकते हैं। उसमें कैसे आप अपने जो भी स्किल को जानते हैं उसको इम्प्रूव करेंगे, वो प्रशिक्षण में आपका कर दिया जाएगा। लेकिन शिक्षण में आपको पहले स्वरूप दिया जाता है, यानी आप किस तरफ अग्रसर हो सकते हैं, क्या आपको पसंद है, कौन सी स्किल को आप एक्वायर करना पसंद करते हैं, क्या आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस तरीके से पहले आपको शिक्षण के दौरान स्वरूप दिया जाता है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि गैने या गैगने के अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि गैने के अधिगम अनुक्रम एक बनाया गया, उनके अनुसार कौन सा अधिगम का प्रकार जो है संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है। इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट है। विभेदन अधिगम आपका आता है संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले। अब देखिए इनका ये जो चार्ट है इसको आपको दिमाग में याद कर लेना है, ट्रायंगुलर शेप में बना रहता है और यहाँ पर आपको इस तरीके से याद रखना है। तो पहली रो है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और 7।
नीचे से इनका क्रम चलता है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर है आपका सांकेतिक अधिगम। सांकेतिक अधिगम, दिमाग में इसे याद कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर आता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका आता है यहाँ पे सरल श्रृंखला अधिगम। क्या? सरल श्रृंखला अधिगम। अधिगम। फिर उसके बाद से यहाँ पर चौथे नंबर पे आपका आता है शाब्दिक सहचर्य अधिगम। शाब्दिक सहचर्य अधिगम, यहाँ पे मैं डबल यूनिट कर देता हूँ, ये अधिगम ही है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका आता है विभेदीकरण अधिगम। विभेदीकरण अधिगम आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद से आता है समप्रत्यय अधिगम। समप्रत्यय अधिगम। फिर उसके बाद से आता है नियम। और उसके बाद आता है समस्या समाधान अधिगम। लास्ट में क्या है, यहाँ जगह नहीं है, मैं बाहर लिख देता हूँ, समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। और यहां पर देखिए पूछा क्या गया था कि समप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले क्या आता है। तो देखिए यहां पर समप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले विभेदीकरण यानी विभेदन अधिगम आता है। तो ये चार्ट अगर आपको दिमाग में याद रहेगा तो आप आसानी के साथ ये घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप सही आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा क्वेश्चन। ये जो मैंने चार्ट में लिख कर बताया ये क्रम आपको याद रखना है। पहले सांकेतिक अधिगम है, फिर दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरे नंबर पे आपका आएगा सरल श्रृंखला अधिगम, चौथे नंबर पे आएगा शाब्दिक सहचर्य अधिगम, और पांचवें नंबर पे आपका आएगा विभेदीकरण अधिगम, और 6 नंबर पे आएगा समप्रत्यय अधिगम, और यहाँ पे 7 नंबर पे आएगा नियम अधिगम। फिर उसके बाद लास्ट में है समस्या समाधान अधिगम। तो ये क्रम आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अधिगमनकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि अधिगमनकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है। पहला है शैशवावस्था के दौरान, बी है बाल्यावस्था के दौरान, सी है किशोरावस्था के दौरान, और डी ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था के दौरान। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर किशोरावस्था के दौरान। अधिगमनकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है, तो किशोरावस्था के दौरान। हम सभी को पता है कि 15 से 20 वर्ष में मानसिक विकास तीव्र गति से जो है उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है, और इस अवस्था में किशोर जो है स्थूल माध्यम से सीखने या जानने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वह सूक्ष्म प्रत्ययों की सहायता से काम करता है और उसी के माध्यम से सीखता भी है, जानता भी है और उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन आपका कथन वाला है, तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उपयुक्त कथनों का अवलोकन करने के बाद इन चारों विकल्पों में से हमें सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो आइए इस कथन को पढ़ लेते हैं और आप भी वीडियो को पॉज करके इस कथन को पढ़िए अच्छे से, फिर इसका सही आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए कथन पहले में बताया जा रहा है कि एक पूरक के रूप में अभिक्रमित अनुदेश सामग्री का अनुप्रयोग अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभाव्यता से भरपूर है। कथन दूसरे में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि आईसीटी का अनुप्रयोग यदि न्यायसंगत रूप से किया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रणालियाँ प्रभावी और कुशल बन जाएंगी। अब आपको इसे अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से यानी ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से क्या सही है, सही जवाब आपको बताना है।
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कथन। यहाँ पे कथन होगा, टाइप में मिस्टेक है, कथन दूसरा और यहाँ पर पहला दोनों सही है। कथन पहला दूसरा दोनों सही है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। पहले कथन में यही बताया गया है कि एक पूरक के रूप में अभिक्रमित अनुदेश सामग्री का अनुप्रयोग अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभाव्यता से भरपूर है। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया होती है, जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है कि सही है। कथन दूसरे में क्या बताया गया है कि आईसीटी का अनुप्रयोग यदि न्यायसंगत रूप से किया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रणाली या प्रभावी और कुशल बन जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि शिक्षण में आईसीटी के अनुप्रयोग से जहां दूरस्थ शिक्षा का रास्ता हमारे लिए खुलता है, तो वहीं पर छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम के बीच में अंतर क्रिया भी बढ़ जाती है। आप सभी को पता है कि जो आईसीटी आपका है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से हम दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को पहुंचा सकते हैं और इसके साथ ही साथ छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम के बीच में अंतर क्रिया को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं, जिसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये कथन नहीं होगा, कथन आपका यहाँ पर हो जाएगा कथन एक और कथन दो, आपका दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, सही है। इतने सारे क्वेश्चन को टाइप करने में थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो जाता है, तो थोड़ा सा आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्कार कहा गया है। तो अभिकथन और तर्क को हमें पढ़ना है और उपयुक्त कथनों का अवलोकन के बाद हमें इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समझिए और उसके बाद से सही आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। तो आइए अभिकथन को पढ़ते हैं। देखिए अभिकथन ए में दिया गया कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वाचन मानक संदर्भित, जो कि एनआरटी तथा निष्कर्ष संदर्भित जांच दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना चाहिए। अब तर्क में क्या बताया जा रहा है कि अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक, साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का स्तर जानना चाहेंगे, जो निर्धारित निष्कर्ष के अनुसार तथा प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगी। अब आपको बताना है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है या नहीं सही है, या तर्क अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है। आपको इन चारों में से बताना है क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसके बारे में जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो देखिए अभिकथन ए में यही बताया गया है कि प्रभावशाली या प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चिट करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वाचन में मानक संदर्भित जांच, जिसको एनआरटी यहाँ पर शॉर्ट नेम में बोला गया, एनआरटी, फिर उसके बाद से निष्कर्ष संबंधित जांच, जिसका शॉर्ट नेम है सीआरटी। इसका फुल फॉर्म मैं अभी बता रहा हूँ आपको, पहले इसको समझ लीजिए। निष्कर्ष संदर्भित जांच सीआरटी, दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित किया जाना चाहिए, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, एनआरटी और सीआरटी। अब देखिए एनआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे आपको याद रखना है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको नोट कर सकते हैं आप, नॉर्म रेफरेंस NCE रेफरेंस टेस्टिंग आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से आपका सीआरटी का हो जाएगा यहाँ पे, सीआरटी का यहाँ पर है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्राइटेरियन, CRIT, और इसके बाद से RION, क्राइटेरियन
रेफरेंस टेस्टिंग आपका हो जाएगा यहाँ पे सिमिलर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है एनआरटी का? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। और सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? क्राइटेरियन रेफरेंस। यहाँ पर टेस्टिंग हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए एनआरटी जो है इसमें जहाँ मानक या योग्यता, संदर्भित जांच के अंतर्गत व्यक्तिगत योग्यता या व्यावसायिक प्रवणता या व्यावसायिक अभिव्यक्ति एवं अभिरुचि, विषय में प्रवीणता तथा शिक्षण के प्रति रुझान आदि को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में किसको शामिल किया जाता है, किसका टेस्टिंग किया जाता है? तो इसे आपको याद रखना कि इसमें जहां मानक या योग्यता संदर्भित जांच के अंतर्गत जो है व्यक्तिगत योग्यता, आपकी व्यक्तिगत योग्यता क्या है, व्यावसायिक प्रवणता क्या है, आपकी व्यावसायिक अभिव्यक्ति क्या है, एवं अभिरुचि, विषय में आपकी प्रवीणता क्या है, तथा शिक्षण के प्रति रुझान किस प्रकार का है, उसको जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में शामिल किया जाता है। अब सीआरटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि यहाँ पर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग इसका फुल फॉर्म है। तो देखिए इसके अंतर्गत छात्रों का निष्पादन स्तर, उनका विकास, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आदि बिंदुओं को शामिल किया जाता है। किस टेस्टिंग में? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में जो है इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है इस अभिकथन में। इस कारण से ये हमारा क्या है? अभिकथन राइट है। अब तर्क के बारे में जान लेते हैं। देखिए तर्क में बताया गया है कि अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक, साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का स्तर जानना चाहेंगे, जबकि जांच निर्धारित निष्कर्ष के अनुसार तथा प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगी। यदि छात्रों का निष्पादन स्तर तथा उसके सापेक्ष छात्रों में जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है, तब शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक प्रभावशाली माना जाता है तथा अभिभावक, शैक्षिक प्रशासक तथा छात्र तीनों प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया कि अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक, साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का स्तर जानना चाहेंगे, जो निर्धारित निष्कर्ष के अनुसार तथा प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगी। तो यहाँ पर तीनों ये शामिल होते हैं, जिसकी वजह से तर्क भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शोध की निम्नलिखित में से किस विधि में परिकल्पना आमतौर से जो है व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शोध की निम्नलिखित में से किस विधि में परिकल्पना आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना कि वो कौन सी शोध विधि है जिसमें परिकल्पना आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती है। पहला है विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, बी है ऐतिहासिक विधि, सी है प्रयोगात्मक विधि और डी है कार्योत्तर विधि। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऐतिहासिक विधि। अब इसके बारे में जान लेते हैं कैसे ये सही है। देखिए शोध की ऐतिहासिक विधि, जिसको इंग्लिश में हिस्टोरिकल मेथड भी कहा जाता है, हिस्टोरिकल मेथड में जो है परिकल्पनाएं आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती हैं, क्योंकि ऐतिहासिक विधि में निरीक्षण की तबदा विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हो चुका है उसे दोहराया नहीं जा सकता। अतः हमें साक्ष्यों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए परिकल्पनाएं आमतौर पर अव्यक्त रूप में होती हैं, न कि व्यक्त रूप में होती हैं। किसमें? ऐतिहासिक विधि में, हिस्टोरिकल मेथड में। ये आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शोध की निम्नलिखित विधियों में से जो है किसमें परिकल्पना आमतौर से जो है व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त होती है, तो हिस्टोरिकल मेथड में, ऐतिहासिक विधि में, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध के लक्षण की पहचान करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गुणात्मक शोध के कुछ लक्षण के बारे में दिए गए हैं और यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में आपको बताना है कि कौन से जो है यहाँ पर विकल्प सही हो जाएंगे, यानी गुणात्मक शोध के कौन कौन से लक्षण इसमें सही है।
तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का प्रयास करें। देखिए आइए इस क्वेश्चन में जितने भी ये लक्षण दिए गए हैं इसके बारे में मैं बता दूं। पहला दिया गया है आपको, शोधकर्ता वर्तमान अथवा विगत की स्थितियों में निमग्न रहता है। बी है, शोधकर्ता अध्ययन से असंलग्न रहता है ताकि वह पूर्वाग्रह से बच सके। सी है यहाँ पर, संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है। और डी है कि यह तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन पर आधारित है। और ई है कि यह एक विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग करता है। तो अब आपको बताना है कि इन सभी में से गुणात्मक शोध के लक्षण कौन कौन से होंगे। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपको सही आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, और उसके बाद से सी और ई क्या हो जाएगा आपका गुणात्मक शोध के लक्षण है। ये आपको याद रखना है। शोधकर्ता वर्तमान अथवा विगत की स्थितियों में निमग्न रहता है और संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है, और यह एक विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग करता है। ये सभी गुणात्मक शोध के लक्षण हैं, इसे आप सभी को याद रखना है। देखिए गुणात्मक शोध के बारे में बता दूं कि गुणात्मक शोध जो है गहनता पूर्वक किया जाने वाला एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रियाओं वाला अनुसंधान है जिसमें गुणात्मक प्रदत्त संकलन के विधियों का प्रयोग कर परिकल्पना निष्कर्षों को मात्रात्मक या गुणात्मक रूप में प्राप्त किया जाता है, और जिसका संबंध वर्तमान गोचर से होता है, यानी वर्तमान समय से जो है इसका संबंध होता है। इस अनुसंधान में आगमनात्मक उपागम का प्रयोग किया जाता है, यानी आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा यहाँ पर कि जो आगमनात्मक विधि है उसके अंतर्गत सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है या विशेष से सामान्य की तरफ से। ये दो ऑप्शन है आपके लिए इस क्वेश्चन में कि आगमनात्मक विधि में जो है सामान्य से विशेष, ठीक है, या फिर यहां पे दूसरा ऑप्शन आपके लिए है कि विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य की तरफ जाया जाता है। तो ये इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आगमनात्मक विधि में सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है या विशेष से सामान्य की तरफ। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर सूची 1 में प्रतिचयन की विधि दी गई है और सूची 2 में विवरण दिया गया है। यानी कौन सी विधि जो है उसका विवरण क्या होगा उसके साथ हमें मैच करना है। प्रतिचयन का मतलब जो सैम्पलिंग मेथड होता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पे उसका विवरण दिया गया है, उसी के साथ हमें मैच करना है। तो यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया तो वीडियो को पॉज करिए, इसे मैच करिए और सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो ए है उसका मैच किसके साथ होगा, वो दूसरे के साथ यहाँ पर होगा। स्तरित प्रतिचयन जो है प्रत्येक इकाई को चुने जाने के लिए स्वतंत्र एवं समान अवसर होता है। किसमें? स्तरित प्रतिचयन में जो है प्रत्येक इकाई को चुने जाने के लिए स्वतंत्र एवं समान अवसर होता है, ये आपको याद रखना है। और उसी प्रकार से यहाँ पर बी जो आपका मैच करेगा वो तीसरे के साथ यहाँ पर मैच कर जाएगा। समूह प्रतिचयन के अंतर्गत जो है इकाइयाँ समूह में होती हैं और अक्षुण रूप से चुनी जाती हैं। क्या होता है यहाँ पर, इकाइयाँ जो है समूह में होती हैं और अक्षुण रूप से इसे चुना जाता है। किसके अंतर्गत? समूह प्रतिचयन के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो अगला है आपका सी व्यवस्थित प्रतिचयन, ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका यहाँ पर मैच कर जाएगा तीसरे, यहाँ पे चौथे के साथ मैच करेगा। देखिए n बटे में स्मॉल n द्वारा प्राप्त अंतराल का प्रयोग करके सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें n बराबर कुल जो है होता है, और यहाँ पे स्मॉल n जो दिया गया है स्मॉल n बराबर वांछित उपकुल होता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये व्यवस्थित जो प्रतिचयन है वो यहाँ पर चौथे के साथ मैच होगा। और डी जो आपका दिया गया है विमात्मक प्रतिचयन, ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका यहाँ पर पहले के साथ मैच करेगा। ठीक है, यथा परिभाषित लक्षणों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इकाइयों सदस्यों का चयन किया जाता है। किसके अंतर्गत? विमात्मक प्रतिचयन के अंतर्गत। देखिए स्तरित जो है यहाँ पर प्रतिचयन, इसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी कहा जाता है। और उसके बाद से बी जो है आपका यहाँ पर समूह प्रतिचयन, तो इसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहा जाता है। और उसके साथ साथ व्यवस्थित प्रतिचयन है, इसको इंग्लिश में सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहा जाता है। और डी जो है विमात्मक प्रतिचयन, इसको इंग्लिश में डायमेंशन सैम्पलिंग भी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है।
जैसे हमने यहाँ पर मैच किया है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ये भी कथन वाला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं और इसको पढ़ना है हमें अच्छे से और उसके बाद से इसका अवलोकन करना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर कथन पहले में दिया गया है कि मानवीय जिज्ञासा में विश्वसनीयता एवं सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध संस्थान को शोध आचार का अनुपालन करना होगा। कथन दूसरे में बताया गया कि शोध में आईसीटी तथा उसका अनुप्रयोग जहां कहीं भी हुआ है इसने अनुसंधान कार्य में आचारगत विसंगतियों को बढ़ाया है। अब इन दोनों कथन का आपको क्या करना है, अवलोकन करना है, समझना है, फिर निम्नांकित विकल्पों यानी कि इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कथन पहला सही है किंतु कथन दूसरा क्या है, गलत हो जाएगा। अब कथन पहला कैसे सही है, तो देखिए यहाँ पर मानवीय जिज्ञासा में विश्वसनीयता एवं सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध संस्थान को शोध आचार का अनुपालन करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ शोध नैतिकता में जो है न्याय निष्ठता, वस्तुनिष्ठता तथा ईमानदारी का होना बहुत ही जरूरी है, जिसके बिना कोई भी शोध पूर्वाग्रह से प्रेरित होता है तथा ऐसे शोध में मौलिकता का अभाव पाया जाता है। इसलिए शोध संस्थानों को शोध नैतिकता सुनिश्चित करनी चाहिए हमेशा, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि मानवीय जिज्ञासा में विश्वसनीयता एवं सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध संस्थान को शोध आचार का अनुपालन करना चाहिए, जो आचार, ठीक है। यहाँ तक ये आपका कथन पहला सही है। और कथन दूसरे में ये बताया गया कि शोध में आईसीटी तथा उसका अनुप्रयोग जहाँ कहीं भी हुआ है इसने अनुसंधान कार्य में आचारगत विसंगतियाँ को जो है बढ़ा दिया, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है कि शोध में आईसीटी तथा उसका अनुप्रयोग जहाँ कहीं भी हुआ है इसने अनुसंधान कार्य में आचारगत विसंगतियों को बढ़ाया नहीं है बल्कि सही किया है। देखिए अब इसको अच्छे तरीके से इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आईसीटी के अनुप्रयोग ने अधिकतर शोध नैतिकता को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, लेकिन इसने शोध चोरी पर रोक का कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया। जो आपके रिसर्च से कोई आर्टिकल चोरी हो गया, रिसर्च का जो कोई उसमें से तथ्य आपका चोरी हो गया, उससे संबंधित यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं कि आईसीटी के अनुप्रयोग ने अधिकतर शोध नैतिकता को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और इसके साथ ही साथ इसने शोध चोरी पर रोक लगाने का भी कार्य किया है, जिससे प्रदत्तों के संकलन में ईमानदारी बढ़ी है। यानी कि अब ऐसा नहीं कि आपने बिना डाटा कोई कलेक्ट किए हुए किसी का भी डेटा आपने चुरा लिया, कोई पहले से आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई किसी का थीसिस है उसमें से आपने निकाल लिया, ठीक है, तो इस तरीके से आपने डेटा को क्या कर लिया, चुरा लिया। तो इस पे आईसीटी की वजह से कंट्रोल आया है, जबकि यहाँ पर बताया कि विसंगतियाँ बढ़ी हैं, ठीक है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जिससे प्रदत्तों के संकलन में ईमानदारी बढ़ी और उसके साथ ही साथ शोध की जांच के लिए सॉफ्टवेयर जैसी पद्धतियों या पद्धतियां शोध को परखती नज़र आ रही हैं और इसलिए यहाँ पर ये विसंगतियाँ बढ़ाएंगी नहीं, उसको सही करेंगी, जबकि यहाँ पर विसंगतियाँ बढ़ाएंगी ये बताया जा रहा है। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ए को पढ़ते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि अपेक्षित संवर्धन एवं विकास सुनिश्चित करने के आशय से परिस्थितियों का पुनः अनुवीक्षण भी शोध का प्रयोजन होता है। तर्क बताया गया कि क्रियात्मक अनुसंधान शोध का वह स्वरूप है जो बुनियादी तौर पर परिस्थितियों में सुमन्नति लाने की ओर उन्मुख हैं। दूसरा यहाँ पे तर्क दिया गया था कि क्रियात्मक अनुसंधान शोध का वह स्वरूप है जो बुनियादी तौर पे परिस्थितियों में सुमन्नति लाने का यहाँ पर लाने की ओर उन्मुख होता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको बताना है, यहाँ पर इन दोनों का अवलोकन करना है, इसे समझना है और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए, बी, यहाँ पे ऑप्शन बी है आपका, ठीक है। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, ये बी हो जाएगा, बी, सी और डी। इन चारों में से क्या सही आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या है, सही व्याख्या है। ये आपको याद रखना है, क्या ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर अभिकथन में यही बताया गया था कि अपेक्षित संवर्धन एवं विकास सुनिश्चित करने के आशय से परिस्थितियों का पुनः अनुवीक्षण भी शोध का प्रयोजन होता है। और यहाँ पे तर्क क्या बताया गया था कि क्रियात्मक अनुसंधान शोध का वह रूप है जो बुनियादी तौर पर परिस्थितियों में सुमनते लाने की ओर उन्मुख होता है। इसका मतलब यह है कि उसमें उचित संशोधन के पश्चात लागू यह पूरी तरीके से होता है जैसे कि ऊपर अभिकथन बताया गया है। इसलिए तर्क जो है अभिकथन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को किस प्रकार विनियमित किया जाए कि उसका यह परिणाम हो। आपको बताना है कि कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को किस प्रकार से विनियमित किया जाए कि उसका प्रभाव इन चारों विकल्पों में से क्या हो, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला है विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान हो, बी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर अभिकल्प संप्रेषण, सी ऑप्शन है बैक रूम अधिगम और डी है प्रतिपुष्टि हेतु न्यूनतम अवसर। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है उसको जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान, कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को किस प्रकार विनियमित किया जाए कि उसका परिणाम जो है विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इसे आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए कि कक्षा के प्रभाव को जो है इस प्रकार से विनियमित किया जाना चाहिए जिससे विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान हो और कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत जो है अध्यापक क्रियाशीलता अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए कक्षा के अंतर्गत आने वाली बाधाओं तथा शिक्षण विधियों का उचित चुनाव आवश्यक होता है जिससे कि शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया पाठ बच्चों के मस्तिष्क को प्रभावित करे। ठीक है, इसलिए यह भी आवश्यक है कि पाठ रुचिकर हो। इस तरह अध्यापक सिर्फ पाठ को पूरा करना ही अपनी जिम्मेदारी न समझे बल्कि बच्चों में अमूर्त चिंतन को परिपक्वता करने का कार्य करे, तभी जो है प्रभावी शिक्षा मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन से जुड़े जो भी मैंने डिटेल्स बताए हैं उसको याद कर लेना है और यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान है जो हम नहीं चाहते। इन सभी में से आपको बताना है कि कक्षा में इन कुछ प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते। आपको बताना है नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी इन चारों में से क्या सही है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी और सी और यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते। कार्यशील स्मृति, ठीक है, उसके बाद से चेतना अभिज्ञा और उसके बाद से डी है यश टैग्स। तो इसके ऊपर जो है वह क्या करते हैं, नहीं चाहते हैं कि इन विषयों पे बातचीत हो, जो कि बताया जा रहा है यहाँ पे कि प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते। किस पे नहीं चाहते, कार्यशील स्मृति पर, फिर उसके बाद से चेतन अभिज्ञा पर और उसके बाद से यश टैग पर। इसे आपको याद रखना है। देखिए कार्यशील स्मृति एक सीमित क्षमता वाली संज्ञानात्मक प्रणाली है जो सिर्फ अस्थायी रूप से जानकारी रख सकती है और चेतना अभिज्ञा एक व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में वास्तव में जागरूक होने की मानसिक स्थिति का वर्णन यहाँ पर करती है। जबकि यश टैग जो है एक प्रभावशाली भाषा पैटर्न है जिसमें असहमति से सहमत होने के लिए अधिक मानसिक प्रयास करना पड़ता है। इसलिए प्रश्न के अंत में यहाँ पर जो है एक नकारात्मक प्रश्न जो है जोड़ा गया है, इसे आपको याद रखना है। नकारात्मक में क्या है, जो हम नहीं चाहते।
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा और आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को हमें पढ़ लेना है, उसके बाद से उनका अवलोकन करना है और इन चार विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो देखिए कथन पहले में दिया गया है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं की स्पष्ट स्वीकृति स्वीकार्य है। कथन दूसरे में बताया कि मधुर सामूहिक बातचीत अध्यापक के दोषों को छिपा लेती है और दीर्घकाल में उसे लोकप्रिय बनाती है। अब इन दोनों कथन के बारे में अवलोकन करिए और इन चारों में से सही आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा क्या है, गलत है। यहाँ पे दूसरा गलत है और पहला सत्य है। पहला बताएगा कि शैक्षणिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं के स्पष्ट स्वीकृति स्वीकार्य है, क्योंकि सीमाओं के ज्ञान से शैक्षणिक उद्देश्यों को जहां निर्धारित किया जा सकता है, वहीं प्रबंधकीय कार्यों में गुणात्मक परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। इसलिए अपनी सीमाओं का ज्ञान अध्यापक को सुधार द्वारा शिक्षा को लागू करने में सहायक होता है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं की स्पष्ट स्वीकृति स्वीकार्य होती है। जबकि देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि मधुर सामूहिक बातचीत अध्यापक के दोष को छिपा लेती है और दीर्घकाल में उसे लोकप्रिय बनाती है। ये पूरी तरीके से आपका कथन क्या है, गलत है, क्योंकि शिक्षक जहां आदर्श रूप है वहीं बच्चे शिक्षक का अनुकरण करते हैं। इसलिए शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के दोष को छिपाना शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, जहां दीर्घकाल में निष्पादन खराब होगा, जिससे शिक्षक के व्यक्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोष है आपके अंदर तो उसे छिपाइए नहीं, उसको सही करिए, नहीं तो ये दीर्घकाल के बाद जो है आप पे प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि आप जो कुछ भी बताएंगे बच्चे वही अनुकरण करेंगे, आप जो कुछ भी सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। और फिर कहीं बच्चे जाएंगे और कोई पूछेगा उसके संदर्भ में क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या है, तो जो आपने बताया वही गलत आंसर बताएंगे, तो फिर वहाँ पर आपकी छवि क्या होगी, खराब होगी। क्योंकि बच्चे से पूछेगा आदमी कि आपने कहाँ से पढ़ा है, कौन पढ़ा है, तो वो बोलेगा कि शिक्षक पढ़ाया है, तो शिक्षक की छवि खराब होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर कथन आपका दूसरा गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी बस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जनसंचार में चयनात्मकता के चरणों का सही क्रम पहचानिए। यहाँ पर कुछ जनसंचार के संदर्भ में या जनसंचार में चयनात्मकता के चरणों के बारे में दिया गया, लेकिन ये क्रम से नहीं है, इसे हमें क्रम से लगाना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये क्रम होगा उसको हमें क्या करना है, क्रम से लगा लेना है। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर आएगा उद्भाषण, ये आपका आ जाएगा उद्भाषण, पहले नंबर पे आएगा। और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा यहाँ पर अवधान, अवधान आ जाएगा। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा अवबोधन, अवबोधन। फिर उसके बाद से यहाँ पर चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे आपका यहाँ पर आ जाएगा अवरोधन, अवरोधन आ जाएगा। फिर उसके बाद से लास्ट नंबर पे आपका आ जाएगा ये अभिवृत्तिक परिवर्तन, अभिवृत्तिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, ये आपका क्रम है, इसे आपको याद रखना। सबसे पहले उद्भाषण होगा, अवधान होगा, फिर अवबोधन, अवरोधन और अभिवृत्तिक परिवर्तन। इस क्रम को हमेशा याद रखना है और ये क्रम आपका ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। देखिए उद्भाषण को इंग्लिश में एक्सपोजर बोला जाता है और यहाँ पर जो सेकंड आपका है अवधान, इसको इंग्लिश में अटेंशन कहा जाता है। फिर उसके बाद से यहाँ पर आपका अवबोधन का मतलब परसेप्शन होता है
और यहाँ पे चौथे नंबर जो जो दिया गया है यहाँ पे अवरोधन को इंग्लिश में यहाँ पे रिटेंशन बोलते हैं। और उसके बाद से पांचवा जो है यहाँ पर अभिवृत्तिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में एटीट्यूडियल चेंज कहा जाता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है और ये आपका यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है। सूची 1 में यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है, सूची 2 में प्रकार्य दिया गया है, यानी क्रियाकलाप को प्रकार्य के साथ हमें मैच करना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे मैच करके सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए इसको हम मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गैर मौखिक संप्रेषण दिया है, तो ये जो है आपका यहाँ पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। वैयक्तिक संप्रेषण का अधिक स्थान लेता है। क्या लेता है? गैर मौखिक संप्रेषण क्या होता है? वैयक्तिक संप्रेषण का अधिक स्थान या जगह लेता है। फिर बी जो है यहाँ पर श्रवण, वो किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ये आपका तीसरे के साथ यहाँ मैच हो जाएगा। संदेशों के उभयांतर में सहायक होता है। श्रवण क्या होता है? संदेशों के उभयांतर में सहायक होता है। उसके साथ ही साथ सी जो आपका मैच करेगा वो आपका चौथे के साथ यहाँ मैच करेगा। तदानुभूतिक वार्तालाप जो है दूसरों के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखना होता है। तदानुभूतिक वार्तालाप क्या होता है? दूसरों के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखना होता है। और डी जो आपका मैच कर जाएगा वो जाएगा आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। संप्रेषण द्वारा प्रतिबल प्रबंधन जो है किसी व्यक्ति के स्वयं के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। संप्रेषण द्वारा प्रतिबल प्रबंधन जो है किसी व्यक्ति के स्वयं के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है और इन चारों विकल्पों में से नीचे यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी में देख लेना है कि जैसे आपने मैचिंग किया उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट है। तो जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ए का दूसरा आप देख सकते हैं, बी का तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं और सी का यहाँ पर चौथा और डी का पहला। तो इसी प्रकार से आपने भी मैच किया होगा और आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6 लड़कियां ए, बी, सी, डी और ए और एफ एक पंक्ति में खड़ी हैं। डी और एफ के बीच में केवल बी खड़ी है और ए और एफ अथवा डी जो है बगल में नहीं खड़ी हैं। सी डी के बगल में नहीं खड़ी है और ए और सी के बीच में ई खड़ी है। तो अब आपको बताना है, यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या बी और सी के बीच में एफ खड़ी है, ए एफ के बीच में सी खड़ी है। तो आपको सही आंसर यानी नीचे दिए गए इन विकल्पों के अनुसार ऑप्शन ए, बी, सी और डी इनमें से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इसे सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसे सॉल्व करिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं क्वेश्चन को, और ये बहुत आसानी के साथ आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक पंक्ति बनाना है। पंक्ति आप ऐसे बना सकते हैं, एक लंबी लाइन खींच के, और यहाँ पर आप क्या करना है जैसे 3 कैरेक्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, यहाँ पे 6 लेटर्स हैं तो 6 लेटर्स का यहाँ पे इस प्रकार से आपको 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस 6 जो यहाँ पर लेटर्स हैं इनको आपको क्या करना है, पढ़ के जो है सही जगह इनको बैठाना है। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि डी और एफ के बीच में बी खड़ी है, डी और एफ के बीच में बी खड़ी है, लेकिन डी के बगल में ना ए है ना एफ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे कि डी लिखेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, डी को यहाँ पे हम रखते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पर क्या बोला था, डी और एफ के बीच में, तो एफ को हम यहाँ पे रख देते हैं और उसके बीच में बी है, बी खड़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला था कि ए एफ तथा यहाँ पर अथवा डी बगल में नहीं खड़ी हैं। फिर उसके बाद से सी डी के बगल में नहीं खड़ा है, और फिर लास्ट में क्या बताया जा रहा है कि ए और सी के बीच में ई खड़ी है। तो अब देखिए यहाँ पर ए को मेंशन करेंगे हम, ए, और फिर उसके बाद से क्या बोला ए और सी, तो सी आपका यहाँ पर हो जाएगा और उसके बीच में ई बोल रहा है तो ई आपका यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये क्रम आपका बन जाएगा अगर आप प्रश्न को फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बी और सी के बीच में केवल एफ खड़ी है। बी कहाँ पर है, बी और सी के बीच में एफ खड़ा है। ठीक है, ये तो आपका सही हो जाएगा। फिर बताया जा रहा है कि ए और एफ के बीच में केवल सी खड़ा है, ए
और यफ के बीच में केवल सी खड़ा है। ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ए और यफ के बीच में, ए यहाँ पर है और यफ के बीच में सी नहीं, ई भी खड़ा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर बताया जा रहा है कि डी और ए पंक्ति दोनों छोर पर खड़े हैं। डी और ए पंक्ति के दोनों छोर पर, यानी एक तरफ जो है डी और एक तरफ ए खड़ा है, ये सही हो जाएगा आपका। फिर डी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यफ और ए के बीच में ई है। यफ और ए, यफ आपका यहाँ पर है और ए आपका यहाँ पर है और इसके बीच में क्या बोला, ई खड़ी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके यफ और ए के बीच में आपका देख लीजिए कि सी भी खड़ा है। फिर लास्ट में दिया गया है कि डी और यफ के बीच में बी खड़ा है। डी और यफ के बीच में बी खड़ा है, ये सही हो जाएगा। यानी कि आपका ए, सी और उसके बाद से यहाँ पर ये आपका डी नहीं होगा, ये आपका ई ऑप्शन होगा, ई, क्योंकि यहाँ पे डी ऑलरेडी मेंशन है तो ये ई हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी ई आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ए सी ई आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे, ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से बना लेंगे। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन, अब वो किसी चैप्टर से हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से हो सकते हैं, या फिर कई सारे चैप्टर हैं जो रीजनिंग में, उनसे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो ये 2 क्वेश्चन रीजनिंग के आप बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और आपको बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। इन चारों में से सही आंसर बताने का प्रयास करिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 2 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद से 19 है, फिर उसके बाद से 37 दिया गया है और उसके बाद डॉट 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 क्वेश्चन मार्क है, यानी कि जो खाली स्थान है या क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या होगा। तो देखते हैं कि इसके बीच में, यानी कि इस श्रृंखला के बीच में आखिर क्या चल रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 2 से 5 के बीच में, तो यहाँ पर 2 गुणा हुआ है आपका। ठीक है, 2 यहाँ पर हो जाएगा और -1, यानी कि 2 में जो है 2 का गुणा हुआ है तो 4 आया है और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा। ठीक है, तब ये आपका 5 बन जाएगा। 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, +1 ये 5 हो गया और ये जोड़ेंगे तो 5, यानी कि इस प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करते हैं तो 5 आपका आगे आ जाएगा। यानी 2 में 2 से गुणा करते हैं और +1 कर देते हैं। अब आगे देखिए 5 से 9 के बीच में क्या सीरीज चल रही है। तो अब देखिए 5 दूना 10, अगर 2 में यहाँ 5 से 2 में गुणा करते हैं तो 10 होगा, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर -1 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या यही सीरीज जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो चल रही है, आगे भी चल रही है। अब 9 से 19 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर अगर 9 का 2 में गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो कितना आता है 18 आएगा और हम +1 कर देंगे तो यहाँ पर 19 हमारा आ जाएगा। यानी आप देखिए कि यहाँ पर ये सीरीज जैसे हम कर रहे हैं, जैसे पहले देखिए +1 हुआ, अब 2 का गुणा हुआ और +1 हुआ तो आपका 5 आया, फिर उसके बाद से 2 का गुणा हुआ -1 हुआ तो 9 आया, फिर 2 का गुणा हुआ +1 हुआ तो 19 आ गया। यानी कि 2 गुणे +1 का यहाँ पर सीरीज चल रहा है, फिर -1 +1 -1 +1। ठीक है, इस प्रकार से। फिर देखिए 19 में 37 का अगर देखेंगे हम तो 19 दूना कितना होता है 38 होता है। ठीक है, गुणते 2 होगा, यानी 19 दूनी 38 और -1 हो जाएगा तो 37 आपका आ जाएगा। यानी अगला जो हमारा क्रम होगा प्लस वाला होगा, यानी 37 का जब हम 2 में इसे गुणा करेंगे 2 से, तो 37 दूना कितना होता है 74 आपका आएगा। 37 दूना 74 आ जाएगा। लेकिन अगली सीरीज क्या है आपका +1 का, तो +1 अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 75, यानी कि 75 जो है इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से इसे कर लेंगे। यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर आगे जो है नेक्स्ट स्टेप में गुणा 2 से हो रहा है लेकिन -1 हो रहा है, फिर गुणे 2 से हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, यानी प्लस और माइनस का यहाँ पे खेल चल रहा है, गुणा और प्लस माइनस का। +1 -1 +1 -1 और 2 से गुणा हमेशा याद रखिएगा। तो 75 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक व्यापारी अपने द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं पर 50% अधिक कीमत लिखता है या अंकित करता है और 20% का छूट देता है। इसके अलावा वह वस्तुओं का भार 20% कम तौलता है,
तो उसे कितना शुद्ध लाभ होगा। यानी कि इन चारों विकल्पों में से उसका शुद्ध लाभ आपको बताना है। बहुत ज़्यादा कॉपी कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल को आप चाहेंगे तो माइंडली सॉल्व कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए, एक व्यापारी है यहाँ पर और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्रय मूल्य, मान लीजिए कि जो खरीदने वाला दाम है उसका 100% पे यहाँ पे है, तो हम क्या मान लेंगे कि क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 100%, यानी 100 रुपये का सामान खरीदेगा तभी तो उसको 50% का लाभ होगा। फिर उसके बाद से आपका जो अंकित मूल्य, यानी इस पे अंकित मूल्य आप कर लेंगे, अंकित मूल्य बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% का जो है अधिक कीमत लिखता है, तो भाई 100 में 50 जोड़ेंगे तो आपका 150 हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 20% की छूट देता है, 20% की छूट देगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर उसको 30% का, यहाँ पर 20 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 20% का छूट अगर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 130। ठीक है, अंकित मूल्य आपका 130 हो गया, लेकिन अंकित मूल्य आपका 185 है, लेकिन 20% की छूट दे रहा है तो 130 यहाँ पर हो जा रहा है। और इसके अलावा वह वस्तुओं का भार 20% कम कर दे रहा है। देखिए, ये 20% भार कम कर रहा है तो वो उसके मुनाफे में ही ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे +20 आपको करना ही पड़ेगा। कम कर रहा है यानी वो कस्टमर को चूना लगा रहा है, और वो चूना लगा रहा है यानी कि कम कर रहा है, तो वो उसी के जो लाभ है प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, यानी 20 यहाँ पर फिर से ऐड हो जाएगा और आपका 150 फिर से आ जाएगा, यानी 100 क्रय मूल्य, यानी कि शुद्ध जो है यहाँ पे 50% का उसको लाभ हो रहा है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, माइंडली इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। और ठीक है, यहाँ पे इसको माइंडली आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, 50% आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 50% अधिक कीमत रखता है 100 रुपये पे, मान लीजिए, या 100% पे, तो उसको अगर इसी दाम पे बेच देता है, 150 रुपये का बेच देता है तो 50% शुद्ध लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे 20% का छूट दे रहा है, यानी कि 30% का लाभ होगा, फिर 20% का वहाँ पे चूना लगा रहा है कस्टमर को, तो वो लाभ जो है इसी के फायदे में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 50% आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइंडली देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आप डायरेक्टली आंसर कर देंगे, बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति 400 मीटर उत्तर दिशा में चलता है और उसके बाद बाएं मुड़कर 600 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में होगा। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? जवाब सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जब दिशा वाले पूछे कि किस दिशा में खड़ा है, तो सबसे पहला काम आपका होता है कि यहाँ पे आपको दिशा को मेंशन करना है। सबसे ऊपर आपका नॉर्थ होता है, फिर उसके बाद से यहाँ पे साउथ होता है, और यहाँ पे ईस्ट होता है, और यहाँ पे वेस्ट होता है, जब आप कॉपी पे दिशा को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब ये दिशा मेंशन करना जरूरी इसलिए क्योंकि उसकी स्थिति ऐसे ही पता चलेगी। आप देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट हम बना लेते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 400 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है भाई, यहाँ पे 400 मीटर हम चला देते हैं, क्योंकि उत्तर हमारा ऊपर है। 400 मीटर यहाँ पे लिख दीजिए, 400 मीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद वह जो है बायां मुड़ जाता है। अब ऐसे आप सामने की तरफ खड़े हैं इसी साइड में, तो आपका बायां किधर होगा? आपका बायां इधर होगा। ठीक है, बाएं मुड़कर कितना चलता है? बाएं मुड़कर 600 मीटर, 600 मीटर यहाँ पे लिख लीजिए। फिर क्या कह रहा है कि वह फिर बाएं मुड़ जाता है। बाएं का मतलब आप ऐसे खड़े तो आपका बाएं फिर से इधर नीचे आएगा, फिर से 400 मीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में खड़ा है। अब ये आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थिति से वो कितनी दूर और किस दिशा में खड़ा है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु उस व्यक्ति का चलने का यहाँ पर है और वो व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया, तो इसके बीच में ये डैश डैश आप देखेंगे तो ये कितना दूरी है? 600 मीटर यहाँ पर है, 600 मीटर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर लिख दूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर यहाँ पर है। तो अब ये तो पता चल गया कि 600 मीटर दूर है वो अपने किससे? प्रारंभिक बिंदु से या प्रारंभिक स्थिति से। अब किस दिशा में है? अब ये इधर नीचे की तरफ मुड़ के आया तो उसका दिशा जो है सामने की तरफ देख रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो आपने दिशा मेंशन किया कि साउथ नीचे की तरफ है, तो ये आपका साउथ हो जाएगा, यानी कि दक्षिण। 600 मीटर आपका दक्षिण हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 600 मीटर दक्षिण, तो जो कि देखेंगे ऑप्शन डी में यहाँ पर
दिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर दक्षिण। कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप सभी एज ए होमवर्क लीजिए या इसको सॉल्व करके आप सभी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इसका सॉल्व मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, मैं चाहता हूं कि इसे आप खुद से सॉल्व करें और सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी नियमित चाल की 2/3 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय 30 मिनट विलंब से पहुंचता है। वह कार्यालय पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लेता है? बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको चुटकियों में बना लेंगे। कोशिश करिएगा कि इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए ऑप्शन ए में 30 मिनट है, बी में 60 मिनट है, सी में 90 और डी में 45 मिनट दिया गया है। तो इसे सॉल्व जरूर करिएगा। मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन आपको जरूर दूं एज ए होमवर्क कह लीजिए कि ताकि आप उसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएं। नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि कैसे ये सॉल्व होगा उसको भी मैं कमेंट बॉक्स में समझा पाऊँ। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि त्रुटि ना के बराबर रहे, लेकिन कहीं त्रुटि हो जाती है तो आप कोऑपरेट करने का प्रयास करें। आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत कराएं कि क्या कुछ आपको गलत लग रहा है और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। तो मैं आपको पता है कि सभी जितने भी लोग हैं इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो उन सभी का मैं रिप्लाई करता हूं। एग्ज़ाम रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। कोई भी अपडेट आती है एनटीए की तरफ से मैं उसके बारे में आपको तुरंत सूचित कर देता हूं। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ था और उसका भी डेट कोई नहीं आया है, लेकिन मैं डेली जो है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर रहा हूं और जैसे ही डेट आती है आपके एग्ज़ाम की, क्योंकि रीशेड्यूल किया गया है लेकिन डेट नहीं बताया गया है, लेकिन डेट जैसे ही आती है मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो आप अवेयर रहिए, खुद से भी अवेयर रहिए। आप एनटीए की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इस चैनल पे जुड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एग्ज़ाम की जो भी डेट आती है उससे अवगत कराऊं। इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। यानी कि इस कार्य को करने के लिए हमें कह लीजिए कि अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि क्वेश्चन को टाइप करें, वीडियो बनाएं, आपको प्रोवाइड करें। तो बस लाइक करने से उसका कोई चार्ज तो लगता नहीं है, तो आप लाइक कर सकते हैं एज ए मोटिवेशन के लिए। शेयर कर सकते हैं अगर लगता है कि दूसरे लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है तो शेयर कर सकते हैं। लगभग मैंने 2020 में जितने पेपर हुए हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के, उसको मैंने सॉल्व करा दिए हैं। 1-2 पेपर और बाकी होगा एक आध शिफ्ट का, तो उसको भी मैं 1-2 दिन में उसको कंप्लीट करा दूंगा। और इस प्रकार से आपके जो हैं 2020 में पेपर जितने भी हुए हैं पेपर 1 में यूजीसी नेट के, उसको मैंने सॉल्व करा दिया है। और आप सभी ने बोला था कि 2020 के जो पेपर हुए हैं सर पेपर 1 के, उनको डिटेल में सॉल्व करा दीजिए, तो मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। अब आपको यूनिट वाइज, मतलब यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिस यूनिट, उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर इस यूनिट के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करिए। यानी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और इसके साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप प्रेस करके जो है यहाँ पे बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जो है अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगी और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।